मनाए उत्सव। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। भारत के इतिहास को जानने और समझने के लिए बिहार का इतिहास जानना जरूरी है, जिसके कण कण से इतिहास बोल उठता है। बात चाहे प्राचीन ज्ञान विज्ञान की हो या राजनीतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक की, बिहार हर क्षेत्र में भारतीय मानचित्र को शोभामान करती है। इस भूमि को जहां एक ओर महात्मा बुद्ध, महावीर, कबीर, मखदूम यहिया मनेरी, गुरु गोविंद सिंह, वल्लभाचार्य जैसे संतों और साधकों ने अपने चरणों से पवित्र किया, वहीं दूसरी ओर ये भूमि चाणक्य, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट और शेरशाह सूरी जैसे कर्म योद्धाओं और सिद्ध पुरुषों की कर्मस्थली भी रही है। आधुनिक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक नेताओं ने इस भूमि को अपनी कर्मस्थली बनाया। वहीं इनमें कुछ ऐसे भी महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिसकी महानता इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गई। उन्हीं महापुरुषों में एक थे मौलाना मजहरुल हक, जिन्हें आज आजाद भारत में कम ही लोग जानते हैं उनकी कुर्बानियों को। जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ, अंग्रेजी हुकूमत से अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहा था, तभी बिहार की वर्तमान राजधानी पटना के पास सूफी संतों की नगरी मनेर शरीफ, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसी मनेर शरीफ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक छोटा सा गांव बहपूरा। बहपूरा में शेख अहमदुल्ला के घर 22 दिसंबर 1866 को सूर्य के समान तेज भारतीय राष्ट्रीय एकता के प्रकाश पुंज, देशभक्त, सरलता और सादगी के अवतार हक साहब का जन्म हुआ। मजहरुल हक जमींदार परिवार के इकलौता वारिस थे। दादाजी का नाम काजी शेखावत अली था। हक साहब को विरासत के तौर पर घर में ही अरबी और फारसी की आरंभिक शिक्षा मिली। उसके बाद मदरसे इस्लामिया बहपूरा में माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर उच्च विद्यालय की शिक्षा 1886 में पटना कॉलेजिएट से पूरी की। इस दौरान वो सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे। आगे की पढ़ाई के लिए 1887 में लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। उनके अंदर उच्च शिक्षा की ललक ने उन्हें कुछ दुश्वारकुन हालात का मुकाबला करते हुए 1888 में इंग्लैंड पहुंचा दिया। मौलाना मजहरुल हक साहब पटना के पास मनेर है, मनेर के पास एक बस्ती है बहपूरा, वहाँ के वो रहने वाले थे। पहले तो दीनी तालीम आपको अपने घर पे हुई। आपके वालिद ने मिस्र से एक मौलवी बुलाया था, जिन्होंने आपको दीनी तालीम आपके घर पे दी। वो बाद में आपके एक रिश्ते में चचा लगते थे। उस टाइम में पटना में वो एडीएम थे, वो ले आए अपने साथ पटना, और पटना में पटना कॉलेजिएट स्कूल में आपको एडमिशन कराया, और यहाँ से आप पटना कॉलेजिएट स्कूल से आपने हायर सेकेंडरी पास किया। फिर लखनऊ कैनिंग कॉलेज में गए, और वहीं से क्योंकि आपको पढ़ने का शौक़ था तो आप बिना अपने वालिदैन को बताए हुए बॉम्बे गए, और एक पानी के जहाज़ जा रहा था, जा रहा था अदन, अरब में एक जगह अदन, उस पर बैठ गए। कोई पैसा आपके पास नहीं था,
तो जहाँ कोयला लोड रखा था वहीं आप बैठे, उससे आप अदन पहुँचे। अदन पहुँचे तो करीब 15-20 दिन का सफ़र था, काफ़ी भूख भी लगी हुई थी। उतरे तो एक अरबी, तो आपने अरबी बचपन में पढ़ी हुई थी, अरबी एक नज़र आया था, अरबी में आपने बात किया तो उसने आपको अपने ऊँट चराने पर रख लिया। आप उसके यहाँ ऊँट चराते थे और एक दिन 3-4 महीने बाद से एक ऊँट उसका कहीं खो गया, तो उसने बहुत आपको डांटा बिगड़ा भी। बाद में वो ऊँट मिल गया, उसने आपको ने कहा कि मुझे 6 महीना की तनख्वाह दे दो। वो तनख्वाह लेके आपने दूसरा जहाज़ पकड़ा और वहाँ से आप लंदन पहुँचे। और लंदन पहुँच के जब आपने इंस्टीट्यूट ऑफ बारेटला में जब एडमिशन लिया तब अपने वालिद को ख़त लिखा, मैं ज़िंदा सलामत हूँ, मैं यहाँ लंदन पहुँच गया हूँ और अब मैं यहाँ पे बारेटला की पढ़ाई शुरू कर दिया मैंने। यहीं पर कानून की पढ़ाई के दौरान इनकी पहली मुलाकात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हुई। हक साहब ने इंग्लैंड में अंजुमन इस्लामिया का गठन किया। ये संस्था हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। 1891 में हक साहब बैरिस्टर की डिग्री लेकर हिंदुस्तान वापस आ गए। यहाँ आकर उन्होंने 2 कार्य आरंभ किया, पहला वकालत एवं दूसरा समाज सेवा। वकालत के आरंभिक काल में इन्हें सफलता नहीं मिली, परंतु इसी बीच वो न्यायिक सेवा की परीक्षा पास कर मुंसिफ बन गए। 4 वर्षों तक मुंसिफ रहने के उपरांत एक घटना के बाद त्यागपत्र देकर छपरा आ गए। यहाँ पुनः वकालत की शुरुआत की। यहाँ भी उन्होंने वकालत के साथ साथ सामाजिक सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया। गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आप जुडिशरी सर्विस में आए। 6 महीने में ही आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जज से, आप कुत्ते के बहुत शौकीन थे, उन्होंने कुत्ता मांगा तो आपने कहा कि आज कुत्ता मांग रहा, कल मुझसे घूस मांगेगा, ब्राइब, तो आपने देने से इनकार कर दिया, नौकरी से रिजाइन कर दिया। फिर आप आके छपरा रहने लगे और छपरा में आपने हक मंजिल बनवाया था, वहीं रहते थे आप। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कई महान नेताओं का योगदान रहा है और बिहार के विशेष संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो मजहरुल हक राष्ट्रवादियों की उस पहली पीढ़ी में है जिन्होंने बिहार में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ संघर्ष को एक नई दिशा दी और एक शक्ति, एक ऊर्जा उसमें दी। 1897 ईस्वी में देश में अकाल की भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई। जनता अन्न के बिना तड़पने लगी। अकाल के लिए रिलीफ कमेटी बनाई गई जिसमें मजहरुल हक को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। हक साहब द्वारा की गई परिश्रम के बदौलत अकालग्रस्त जनता को काफी राहत मिली, जिससे इनकी लोकप्रियता बढ़ गई। उसके बाद सर्वसम्मति से नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए। इसी बीच अपने बहनोई अब्दुल हक साहब के सुझाव पर उनके गांव के निकट फरीदपुर सिवान में जमीन खरीदी और रहने के लिए एक छोटा सा बंगला बनाया जिसका नाम आशियाना रखा। आशियाना नाम इनके सूफी सोच पर था, जिसका अर्थ घोंसला होता है, यानी इंसान एक परिंदे के मानिंद है और ये दुनिया एक आशियाना है जिसे छोड़कर एक दिन चले जाना है। एक अमीर जमींदार के पुत्र होते हुए भी अपने आप को हमेशा दलितों और गरीबों के हक तथा रोजी रोटी के लिए ही प्रस्तुत किया। उस समय अधिकतर जमींदार अंग्रेजों के तलवे ही चाटकर चापलूसी करते थे ताकि उनकी जमींदारी बची रहे, लेकिन मौलाना साहब शुरू से ही अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो गए। पारिवारिक जीवन कष्टदायक होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सामाजिक और राजनैतिक जीवन पर असर पड़ने नहीं दिया, जिससे उनका राजनैतिक पद बिहार की भूमि में और गहराता ही चला गया। बैशी करके लंदन से लौटे तो उनकी शादी हुई और पहली शादी से उनको 6 बच्चे थे। यूपी में शादी हुई थी बलिया, लेकिन प्लेग में 6 बच्चे और बीवी का इंतकाल हो गया, तो दूसरी शादी उनकी उसी गांव में हुई जहाँ के वो रहने वाले थे और रिश्ते में वो उनकी दूर की बहन लगती थी, जिससे 2 बेटा पैदा हुए, हसन मजहर और हुसैन मजहर। हसन मजहर की 22 साल की उम्र में डेथ हो गई और हुसैन मजहर साहब जिनकी औलाद हम 2 भाई है, अब्दुल्ला फारूकी और वारिस अली फारूकी, और एक मेरी बड़ी बहन थी शाहिदा फारूकी
जो टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, इंग्लिश जर्नलिस्ट, और उनकी डेथ हो गई 84 में। मौलाना साहब ने कहा था, चाहे हम हिंदू हों या मुसलमान, हम एक ही कश्ती में सवार हैं। हम उबरेंगे तो साथ साथ और डूबेंगे भी तो साथ साथ। हमें एक साथ नौका चलाना सीखना होगा। एक दूसरी जगह मौलाना साहब ने फिर ये कहा, अगर अंग्रेजों को तोड़ना है तो हिंदू मुस्लिम को आपस में जुड़ना होगा। अपने कई भाषणों में उन्होंने बराबर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, और उनका एक अखबार भी 1921 में निकलने लगा था, उसका नाम था मदरलैंड, अंग्रेज़ी में था। दो बातें उसकी बड़ी रोचक हैं। एक तो ये कि उस अखबार में एक स्लोगन था, एक नारा था जो हमेशा आता था कि अंग्रेज़ी में हम कह रहे हैं, वेदर वी आर हिंदूज और मुसलमान्स वी आर इन द सेम बोट, वी शैल सिंक और स्विम टुगेदर। कि हम चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, हम एक ही कश्ती में सवार हैं, या तो हम साथ पार लगेंगे या साथ डूब जाएंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उनका था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और ऐसे समय में जब सांप्रदायिकता की राजनीति देश में पैर फैला रही थी, तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने उस जहर को रोकने की कोशिश की, और जब तक ये राजनीति में सक्रिय रहे, इनका प्रभाव इस मामले में बना रहा। जब वाइसराय कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, उस विभाजन का मौलाना मजहरुल हक ने कड़ा विरोध किया और बिहार के मुसलमानों को भारतीय आजादी के लिए एकता के सूत्रों में बांध कर रखा। 1909 ईस्वी में मौलाना मजहरुल हक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चयनित हुए। जब 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटू सुधार अधिनियम आया था, उस अधिनियम की मौलाना साहब ने गहरी आलोचना की। अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। इसी होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बिहार में मौलाना मजहरुल हक ने किया। मजहरुल हक का जो योगदान है वो कई स्तरों पर है। सबसे पहले तो उन्होंने बिहार का बंगाल से पृथक्करण जो हुआ, उस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हो गया और कुछ दिनों बाद यहाँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, तो उसके भी प्रमुख सदस्यों में वो रहे। फिर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई, वो उसके पहले अध्यक्ष बने। 1917 में जब गांधी जी चंपारण के लिए बिहार आए, चंपारण सत्याग्रह के पूर्व, तो ये दिलचस्प बात है जो कम लोग जानते हैं कि गांधी जी आए थे राजेंद्र बाबू से मिलने के लिए, जो अच्छे वकील थे और ब्रजकिशोर प्रसाद से उनका एक अच्छा संबंध था। तो चंपारण के जो किसान थे, उनकी कठिनाइयों का निवारण करने के लिए गांधी जी जब यहाँ आए तो राजेंद्र बाबू से मिलने के लिए गए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि राजेंद्र बाबू अपने घर पर मौजूद नहीं थे, और वहाँ जो उनके मुलाजमीन थे, जो उनके सेवक थे घर के, उन्होंने गांधी जी को नहीं पहचाना, और राजकुमार शुक्ल साहब थे, उनको भी नहीं पहचाना, यहाँ तक कि इनको घर के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं दी। तब गांधी जी ने मजहरुल हक को एक चिट्ठी भेजी, राजकुमार शुक्ल चिट्ठी लेकर गए। मजहरुल हक और गांधी जी पहले इंग्लैंड में जब वकालत की शिक्षा ले रहे थे, तो दोनों में एक परिचय हो गया था जब उनका वहाँ एजुकेशन हो रहा था। तो उस रिश्ते से गांधी जी ने मजहरुल हक को संदेश भेजा। मजहरुल हक गांधी जी को लेकर अपने घर आए, और फिर उन्होंने गांधी जी के मुजफ्फरपुर जाने की व्यवस्था कर दी। चंपारण सत्याग्रह में भी मजहरुल हक की भूमिका रही है, और एक चरण ऐसा आया था जब ये लगा कि गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, तो उस समय दो लोगों का नाम आया था कि गांधी जी की अनुपस्थिति में ये सत्याग्रह का संचालन करेंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे। उसमें एक नाम तो पंडित मदन मोहन मालवीय का था, और दूसरा मौलाना मजहरुल हक का था। चंपारण ऐसी धरती है जिसने गांधी जी को महात्मा बनाया। गांधी जी ने खुद ही कहा है, इट वॉज चंपारण दैट इंट्रोड्यूस्ड मी टू इंडिया।
1919 के रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, पूरे देश के साथ बिहार में भी फरवरी 1919 में इसी कानून के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ, जिसमें अप्रैल 1919 में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई एवं एक विशाल जुलूस का नेतृत्व सैयद हसन इमाम ने किया था। इस जुलूस में अन्य बड़े नेताओं के साथ मजहरुल हक भी थे। 1919 में जब खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, इस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने स्वयं किया था। एक और घटना उनकी ज़िंदगी की है और खिलाफत आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही है, खिलाफत आंदोलन को जिस तरह उन्होंने एक दिशा दी, वो भी महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन दरअसल तुर्की के सुल्तान, जो मुसलमानों का खलीफा था, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए आरंभ किया गया था। उस समय तुर्की का जो राज था वो एक विशाल साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य कहलाता था। खलीफा भी ऑटोमन सुल्तान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ों के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य में बराबर हस्तक्षेप हो रहा था और भारतीय मुसलमानों के बीच खलीफा के प्रति श्रद्धा की एक भावना थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले भी जब बाल्कन युद्ध हो रहे थे, बल्कान की लड़ाइयाँ हो रही थी, उस समय भी बिहार के मुसलमानों ने ऑटोमन सल्तनत का साथ दिया था। यहाँ बड़ी मात्रा में चंदा जमा किया गया था, काफ़ी अमाउंट चंदे की जमा हुई थी और जो घायल हुए थे उनकी सहायता के लिए यहाँ से एक मेडिकल डेलीगेशन भी भेजा गया था। इन सब में मजहरुल हक काफ़ी सक्रिय रहे। जब 1919 में युद्ध की समाप्ति हुई और खलीफा के प्रति बड़ा अपमानजनक और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया संधि के समय, तो उससे पूरे मुस्लिम जगत में एक हलचल सी मच गई और भारत में भी बड़े पैमाने पर खलीफा के समर्थन के लिए लोग एकजुट हुए और यही खिलाफत आंदोलन में बदल गया। इसके जो प्रणेता थे वो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। मजहरुल हक इससे जुड़े हुए थे और इसमें जो युवा नेता थे उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। और 1920 में गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया और एक तरह से ये एक ऐसा बिंदु बन गया जिसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस असहयोग आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। यहाँ बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ मौलाना मजहरुल हक कर रहे थे। महात्मा गांधी ने जब देश में असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, तब मौलाना साहब ने अपनी वकालत का पेशा और मेंबर ऑफ इंपीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिष्ठित पद भी त्याग दिया। उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास था। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता। 1919 में मौलाना ने विदेशी पोशाक का बहिष्कार कर जला दिया और अपने पारंपरिक मुस्लिम पोशाक को धारण कर स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी। इस कारण उन्हें महात्मा गांधी ने देशभूषण मजहरुल हक का खिताब देकर सम्मानित किया था। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो मजहरुल हक का पूरा जीवन बदल गया। गांधी जी के वो बहुत ही अच्छे दोस्त तो हम नहीं कह सकते, मगर उनके प्रति अच्छी श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने यहाँ से स्वदेशी का जो आह्वान था गांधी जी का, उसको पूरी तरह अपनाया। जो पाश्चात्य वेशभूषा थी वो त्याग दिया। खादी की शेरवानी और पैजामा और टोपी यही उनका लिबास हो गया। और उन्होंने इसी अवसर पर जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो सदाकत आश्रम की स्थापना की। कुर्जी में उनका कुछ आमों का बाग था, कुछ मौलवी खैरुद्दीन का था। दोनों ने मिलकर एक बड़ा भूखंड, एक बड़ा प्लॉट डोनेट कर दिया और वहीं फिर मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की, जो
पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में बिहार की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा। उसी प्रांगण में फिर 1922 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई और उसके प्रथम चांसलर मजहरुल हक हुए। बिहार विद्यापीठ के गठन के कुछ ही दिनों बाद पटना इंजीनियरिंग स्कूल के विद्यार्थियों और प्रिंसिपल के बीच गंभीर मतभेद हुआ और हड़ताल हो गई। सभी छात्र हक साहब के पास आए। कड़ाके की सर्दी में भी हक साहब उन छात्रों को साथ लेकर पटना दानापुर रोड पर एक बागीचा में चले गए। हक साहब अपने खर्च से मकान बनवाए और उसका नाम सदाकत आश्रम रखा। वर्ष 1926 आते आते उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वो अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपने द्वारा बनवाए गए मकान आशियाना में आकर जीवन यापन करने लगे। वो दुखद काल भी आ गया जब मौलाना मजहरुल हक लंबी बीमारी से जूझते हुए 2 जनवरी 1930 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके निधन पर महात्मा गांधी ने कहा था, मौलाना मजहरुल हक एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे मुसलमान और कौमी एकता के सबसे बड़े प्रवर्तक थे। उनके घर के पास ही उनको सुपुर्द खाक किया गया था, जो आज मजार है। मजहरुल हक द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई में शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को बनवाया गया था। उनकी सोच और शिक्षा के प्रति मौलाना हक साहब के लगाव को देखते हुए राज्य सरकार मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना की स्थापना बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत किया गया था, जो आज अनेक विषयों में शिक्षा प्रदान कर बिहार के नौजवानों का उज्जवल भविष्य बनाने में कड़ी मेहनत कर रहा है। तीन बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी या तीन बहुत ही ख़ास बातें हैं इनके ख्यालों की, जिस विज़न के ऊपर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। सबसे पहला था इक्विटी, सबकी बराबरी, और ख़ास करके इनका बड़ा ज़ोर था तालीम पर और औरतों की तालीम पर। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जस्टिस। ये इंसाफ की बात करते थे। अभी हम लोग सिर्फ सेकुलर नॉन सेकुलर की बात करते हैं, वो इन सबों के लिए इंसाफ की बात करते थे और उस सिलसिले में उन्होंने बड़ा कारनामा भी किया है। एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थे, एडवोकेट थे और सबसे ऊपर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, पुरखलूस इंसान थे। इनके विज़न का जो उन्होंने एप्लीकेशन किया है वो आप देख सकते हैं। बीएन कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट में उनका पूरा कोऑपरेशन रहा। बिहार म्यूज़ियम का जो एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है उसके बनाने में, बिहार के अलग एक स्टेट बनाने में, और सबसे ज़्यादा बिहार में एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी बनाने में जो बिहार विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने अपनी ज़मीन विद्यापीठ को दी और ख़ुद इसके चांसलर थे। बिहार सरकार ने भी 1992 में मौलाना मजहरुल हक की याद में एक यूनिवर्सिटी बनाई, मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी, जो अफसोस की बात है कि 16 सालों तक बंद रही। उसके बाद मुझको मौका मिला उस यूनिवर्सिटी को चलाने का और मुझे फ़ख्र है ये कि मैंने पहला स्टूडेंट वहाँ एडमिट किया, पहला कोर्स स्टार्ट किया और पहला कॉन्वोकेशन वहाँ कराया।
इसमें इस यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद रखी गई, तालीमी बुनियाद, वो उन्हीं के विजन पर थी। सबको एक साथ ला करके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और ट्रेनिंग का इंतज़ाम करना। इसके साथ आज ये भी ज़रूरी है कि मौलाना मजहरुल हक जैसे महापुरुष को, जिसकी भारत की आज़ादी में अनेक कुर्बानियाँ छुपी हुई हैं, हम उन्हें केवल इतिहास के गर्द धूल में न भुलाकर रख दें, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ी को ये बतलाया जाए कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस गुलजार चमन को संवारा जा सकता है।